मैदान। दृश्य 1। हेलसिंकी की असफलता। कथा 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक से शुरू होती है, जहां भारतीय फुटबॉल टीम को यूगोस्लाविया के खिलाफ 10-1 से करारी हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए कोच सैयद अब्दुल रहीम को दोषी ठहराया। इससे विचलित हुए बिना रहीम ने एक साहसिक योजना प्रस्तावित की, देश भर से नई प्रतिभाओं की खोज करना और टीम का पुनर्निर्माण शुरू से करना। संदेह के बावजूद, विशेष रूप से सदस्य शुभांकर की ओर से, फेडरेशन के अध्यक्ष अंजन ने रहीम को आगे बढ़ने की हरी झंडी दे दी। दृश्य 2। ड्रीम टीम का गठन। देशव्यापी खोज शुरू करते हुए रहीम ने होनहार खिलाड़ियों की पहचान की और उन्हें भर्ती किया। सिकंदराबाद से तुलसीदास बलराम, हैदराबाद से पीटर थंगराज तथा कलकत्ता से पी.के. बैनर्जी और चुन्नी गोस्वामी आदि। हालांकि उनकी चयन प्रक्रिया से प्रभावशाली पत्रकार रॉय चौधरी नाराज हैं, जो कोलकाता स्थित खिलाड़ियों को सीमित संख्या में शामिल करने के कारण पक्षपात मानते हैं। ये तनाव भविष्य में टकराव का मंच तैयार करता है। दृश्य 3। मेलबर्न में विजय। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक की बात करें तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी। भारतीय टीम का मुकाबला मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच से पहले एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नेविल डिसूजा को नीचा दिखाता है और उसे प्रतिद्वंद्वी के जूते के फीते बांधने के लिए मजबूर करता है। इस अनादर से उत्साहित होकर डिसूजा ने शानदार प्रदर्शन किया, हैट्रिक बनाए और भारत को 7-1 से आश्चर्यजनक जीत दिलाई। इस ऐतिहासिक जीत से टीम टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस बीच पर्दे के पीछे रॉय चौधरी और शुभंकर महासंघ के भीतर रहीम के अधिकार को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। दृश्य 4। रोम मोचन। 1960 के रोम ओलंपिक में भारत का मुकाबला मजबूत फ्रांसीसी टीम से हुआ। उम्मीदों को धता बताते हुए मैच 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हालांकि परिणाम से असंतुष्ट महासंघ ने खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए रहीम को उनके कोचिंग पद से हटा दिया। इसके साथ ही रहीम को गंभीर बीमारी का पता चलता है, फेफड़े का कैंसर, जो लगातार धूम्रपान की वजह से हुआ है। मृत्यु के सामने वह उस खेल से पीछे हटने पर विचार करता है जिसे वह प्यार करता है। दृश्य 5। एक कोच का पुनरुत्थान। अपनी दृढ़ पत्नी सायरा से प्रोत्साहित होकर रहीम कोचिंग में लौटने का संकल्प लेते हैं तथा उनका लक्ष्य भारत को स्वर्ण पदक दिलाना है। उन्होंने महासंघ से अपनी बहाली के लिए याचिका दायर की तथा प्रतिज्ञा की कि यदि वह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने में असफल रहे तो वे स्थायी रूप से पद छोड़ देंगे। शुभंकर के विरोध के बावजूद बहुमत रहीम की वापसी का समर्थन करता है। अपनी भूमिका पुनः संभालते हुए रहीम ने प्रशिक्षण तेज कर दिया तथा टीम को जकार्ता में 1962 के एशियाई खेलों के लिए तैयार किया। वित्तीय बाधाओं के कारण उनकी भागीदारी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन रहीम ने वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए भावुक अपील की है। हालांकि टीम में 16 खिलाड़ियों को ही शामिल किया गया है, जिसमें उनके अपने बेटे हकीम को भी शामिल नहीं किया गया है। दृश्य 6। जकार्ता का स्वर्णिम गौरव। जकार्ता में प्रतिकूल परिस्थिति तब आती है जब शुरुआती मैच से पहले गोलकीपर थंगराज को चोट लग जाती है, जिसके कारण प्रद्युत बर्मन को मैदान में उतरना पड़ता है। टीम को दक्षिण कोरिया के खिलाफ शुरुआती झटके का सामना करना पड़ा, लेकिन रहीम के मार्गदर्शन में टीम ने फिर से एकजुट होकर थाईलैंड पर 4-1 से जीत हासिल की। जब एक भारतीय राजनयिक की टिप्पणी से स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, जिससे टीम की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो राजनीतिक तनाव बढ़ जाता है। दक्षिण कोरिया के खिलाफ फाइनल के दिन टीम की बस को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जिसके कारण सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद रहीम अपने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए एक भावुक भाषण देते हैं। थंगराज और सिंह के पुनः शामिल होने से टीम ने 2-1 से जीत हासिल की, जिससे एशियाई खेलों में फुटबॉल में भारत को पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक मिला। मैदान। सैयद अब्दुल रहीम की अदम्य भावना और भारतीय फुटबॉल के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उत्कृष्ट रूप से चित्रित करता है तथा देश के खेल इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय को उजागर करता है।